भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की। बिहार की आज बात इसलिए क्योंकि बिहार के लिए आज खास दिन है। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली। साथ ही कई पुराने चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में हैं, जो पिछली सरकार में भी साथ थे। नए चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उन्हें भी जगह मिली है। 3 महिला विधायकों को मंत्री बनाया गया है। 5 दलित, 8 सवर्ण और 12 अति पिछड़ा एवं पिछड़ा, 1 मुस्लिम समुदाय से शामिल किया गया है विधायक को मंत्रिमंडल में। यानी पूरा ख्याल रखा गया है सामाजिक समीकरण का। बीजेपी ने अपने आधार वोट का भी पूरा ख्याल रखा है इस मंत्रिमंडल के गठन में और इस चुनाव से लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। रोजगार, पलायन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जनता को काफी उम्मीदें हैं नीतीश कुमार की इस नई सरकार से। जाहिर सी बात है, ऐसे में इस फ्रंट पर बिहार की एनडीए सरकार के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी होगी। उधर राजनीतिक संदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल पर है और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में क्या असर ये चुनाव डालेगा, यानी कि बिहार का जो रिजल्ट है और बिहार की जो नई सरकार एनडीए की बनी है उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये भी इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। बिहार के नतीजों से कितना असर पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में एनडीए की रणनीति का और एसआईआर का, और साथ ही क्या संदेश बीजेपी इसके जरिए देना चाहती है। अब जब बिहार के मतदाताओं ने पूरे विपक्ष को 50 की संख्या से नीचे ही समेट दिया है, तो ऐसे में 243 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में 41 विधायकों वाला विपक्ष सरकार की नकेल को कितना कस पाएगा। साथ ही नई सरकार को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या नई सरकार गर्दा उड़ा सकेगी? आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। एक बार फिर नीतीश सरकार। तो 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली है। पहली बार उन्होंने 2000 में शपथ ली। 7 दिनों के लिए वो सीएम बने थे, लेकिन बहुमत नहीं जुटा सके और 7 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 2005 में एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 24 नवंबर 2005 को 5 साल का टर्म पूरा किया और इसके बाद तीसरी बार जब 2010 में चुनाव हुआ तो फिर 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। चौथी बार 22 फरवरी 2015 को उन्होंने शपथ ली, जब एनडीए से अलग हुए थे और एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2015 के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और चौथी बार उन्होंने शपथ ली। 2015 के चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से 20 नवंबर 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और छठी बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 27 जुलाई 2017 को उन्होंने शपथ ली, जब महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आए। और फिर 16 नवंबर 2020 को उन्होंने चुनाव के बाद एनडीए की जीत के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 2022 में एनडीए से वो अलग हो गए और महागठबंधन के साथ गए। 10 अगस्त 2022 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 8वीं बार, लेकिन फिर महागठबंधन से अलग हुए और 9वीं बार 28 जनवरी 2024 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस बार 2025 में एनडीए के साथ वो चुनाव लड़े, जीते, ऐतिहासिक जीत हुई और इस ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार का गठन हुआ और आज एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और सरकार का गठन हुआ है।
अपने उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आज गांधी मैदान में शपथ ली, जिसमें एक शक्ति प्रदर्शन भी एनडीए का हुआ। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। टीम नीतीश कुमार का आज गठन हुआ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग आए और इस 10वीं बार जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नीतीश कुमार ने ली तो उसके गवाह भी बने। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार, और आज जब नीतीश कुमार ने नई सरकार का अपनी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गठन किया है और शपथ लिया है, तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। चंद्रभूषण सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण जी। और राज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राज शर्मा जी। हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारी इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस चर्चा की शुरुआत हेमंत गुप्ता जी आप ही के साथ हम करना चाहेंगे। एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत एनडीए को 2025 के इस विधानसभा चुनाव में मिली और उसके बाद आज सरकार का गठन हुआ। कई इफ एंड बट्स आ रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, महाराष्ट्र की तरह ही क्या स्थिति यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। वो सब कुछ खत्म हो गया और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर आज उन्होंने शपथ ली। और इसके साथ ही इस पूरे चुनाव में एक तस्वीर देखने को मिली जहां तेजस्वी यादव भी गमछा उड़ा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गमछा उड़ा रहे थे। और आज गमछा ने गर्दा मचा दिया इस चुनाव के नतीजे में। इस गमछे ने जो गर्दा मचाया और इसके साथ ही जो जीत बड़ी हुई है, नई सरकार का गठन हुआ है, उसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं 2025 के इस नई सरकार के गठन के साथ? देखिए, ये तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से। जहां तक मेरा आकलन है और जो राजनीतिक के विश्लेषक के रूप में मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो कार्य क्षमता है और उनकी जो सफलता है, उसके पीछे कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, छुपे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनको इस दिशा पे लाकर खड़ा किया उन्होंने। और जब संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जब राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चुम्पू के द्वारा ये बातें जब कही जा रही थी, उस वक्त जो चेहरे पर मुस्कान थी नीतीश जी की, वो देखने लायक थी। और ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी साफ लफ्जों में कहा तो वह नीतीश कुमार जी एक अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन के बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। अगर हम इस चीज को देखें तो ये सत्य इसलिए साबित होती है और इसलिए भी लोगों की शंकाएं निराधार हुई, क्योंकि भाजपा जानती थी कि बगैर नीतीश कुमार के हम इस बिहार को जीत नहीं सकते। और नीतीश कुमार का सहारा लेते लेते भाजपा आज इस मुकाम पर पहुंची कि पहली बार भाजपा जो है सबसे वरिष्ठ पार्टी के रूप में बिहार में उभरी है।
और 20 सालों के जो इनके जो कार्यकाल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने सड़कों की जो विकास की एक नई गाथा लिखी थी, जिसमें जेपी गंगा पथ हुआ, अटल पथ हुआ, पाटलिपुत्र बेटा समर पथ हुआ, मीठापुर भौली पथ हुआ, लोहिया पथ हुआ, बख्तियारपुर रजौली हुआ, पटना गोभी, ये सब बहुत सारी जो पथ बनाए, सड़क निर्माण के काम किए। तो सड़क की एक नई विकास की गाथा इन्होंने लिखी। उसी तरह बिहार को आधुनिक पहचान दिलाने के लिए कई संग्रहालय का इन्होंने निर्माण किया, जिसमें बापू टावर हुआ, सरदार पटेल हुआ, हज भवन बनाए, पटना संग्रहालय बनाए, अतिथि गृह, ये करके इन्होंने एक पटना के एक इको टूरिज्म को एक नई दिशा दी। और उन्होंने कई सफारी बनाए, वेणुवन सौंदर्यकरण, नवादा के कोकिल जलप्रपात वगैरह का काम किया, मधुबनी मिथिला हाट भी बनवाई इन्होंने। वहीं पर शिक्षा और खेल का और विज्ञान के जगत में जो काम किए, जैसे इनके अगर कार को देखा जाए, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर खेल अकादमी, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना मेट्रो परियोजना, वैशाली बुद्ध समग्र दर्शन संग्रहालय, ये जो पहचान इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बनाई वो इनकी जीत का मुख्य कारण था। और यही बिहार की नई उड़ान की एक दिशा को तैयार किया कि भाई पटना में देखिए इतना पुराना टर्मिनल था एयरपोर्ट का, नया टर्मिनल कर लिया, दरभंगा पूर्णिया एयरपोर्ट की उड़ानें शुरू करवा दी, बेटा रक्सौल वीरपुर वाल्मीकि मधुबनी मुंगेर सहरसा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट विकसित कर रहे। तो ये इनके विकास की एक गाथा थी जिसको हर दावे के साथ इनको जीत दिलाई। और इनके पीछे सिर्फ नीतीश कुमार ने, इनके बेहतरीन 6 ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके बहुत बड़े योगदान रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता के नाते इनको मुख्यमंत्री का पद देकर इनका सम्मान किया है और इनको यह पद देते हुए पूरे भारत को यह विश्वास दिलाया कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। इस बात के लिए अब मैं एक बार फिर पुनः बीजेपी को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जनता पर को लेकर काफी विश्वसनीय नेता के तौर पर जनता के समक्ष नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है और उस पर मुहर जनता ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी जुड़े हुए हैं और इस बीच विनीत तिवारी जी, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी हमारी इस चर्चा में। चंद्रभूषण जी, बड़ी जीत तो है, लेकिन इस बड़ी जीत के साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है और ये पूरे देश के लिए भी, और बिहार जो अपने विकास की तरफ जाएगा, समृद्धि की तरफ जाएगा, उसके लिए भी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि जो उम्मीदों पर बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया है उस पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर जिस तरह से पूरे देश भर में काम किया जा रहा है वही मॉडल और भी अच्छा बिहार में दिखाई देगा। जो वहां की जनता ने विश्वास किया है मोदी जी और नीतीश जी पर, उस पर खरा उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग पूरी तरह से काम करेंगे और आने वाले दिनों में ये देश में इतिहास बनेगा कि जो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नीतीश जी ने किया था बिहार से वो पूर्ण होगा और ये उल्लास भी मनाया जाएगा। क्योंकि आज जिस तरह से गांधी मैदान पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो लोग थे जिन्होंने इस देश को बदनाम करने वालों को जवाब दिया, इस देश में अराजकता फैलाने वालों को जवाब दिया और इस देश को भ्रम में रखने वालों को जवाब दिया। तो ये देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है कि किस प्रकार आज इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर जो जलसा, जो लोग जो आए थे, उन लोगों ने नीतीश जी को वोट दिया था। वो ये जो इस तरह का नारा विपक्ष लगा रहा है उसको जवाब जनता ने दिया है, हमारे किसी नेता ने नहीं दिया है। तो जनता इस देश की फैसला करेगी और आने वाले दिनों पर जो विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जाता है उसका जवाब जनता देगी और आने वाले दिनों में और देती रहेगी। ठीक है, राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, अब
सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव में जिस तरह से विपक्ष की बुरी तरह से हार हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने की स्थिति में तो नहीं हो पाएगी, अपने अस्तित्व को बचाने में ही ये 5 साल विपक्ष लगा रहेगा, जुटा रहेगा। आनंद भाई, मैं सबसे पहले, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। आनंद भाई, मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि एक गांव में उचट्टों ने चोरी कर ली और उचट्टों ने चोरी कर ली और गांव से 3 गांव छोड़ के अपने माल को बांटने लगे और वहां पे एक माँ उचट्टा आ गया जो उनकी गैंग का बादशाह था। ठीक इसी प्रकार आज शपथ ग्रहण था। बिहार के उचट्टों ने बिहार की जनता के वोट को लूटा और एक उचट्टा वहां से 500, 600, 800 किलोमीटर से आया, उसने भी बांट लिया। बस ऐसे करके बांट लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, साला विडम्बना है कि 2 उप मुख्यमंत्री 1,22,481, दूसरा 1,22,408 से जीत रहा है। और बड़ी विडम्बना है इस बात की। अच्छा हुआ नीतीश जी जीत गए, पहले तो वो हार रहे थे, पूरा राउंड हार गए, उन्हें जिता दिया। तो आनंद भाई एक बात कहना चाहता हूं, मैं तो अब इलेक्शन की बात भी करना पसंद नहीं करता हूं। जिनके नौनिहाल जब बेरोजगार रह जाएंगे, यहाँ पे बैठ के जो टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सब पता चल जाएगा। आज भी एक बात कहना चाहता हूं मैं, इस वक्त जो देश की हालत है वो क्या है पता है? कभी गुड़ ढीला, कभी बनिया ढीला। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे छोटे भाई हैं, मैं और अभी जेडीयू के भी बोलेंगे, मुझे तो 2-4 बातें चाहिए। क्या जेडीयू के प्रवक्ता, यहां पे शादियों का माहौल चल रहा है, क्या शादियों के माहौल में वो बयान हंस के ऑर्केस्ट्रा डीजे में कह सकते हैं जो उनके नेता ने सदन में कहा था? ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी? इस पे तो मुझे गुरेज नहीं कि 2014 में इन लोगों को बड़े प्यार से चुना गया था। 18 साल के लड़के जिसने पहली बार वोट दिया था, और पहली बार वोट देने के लिए 18 साल का अधिकार मेरे नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिया था। उन्होंने ये सोचा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं चाहूंगा कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी जब बोले तो बताएं कि जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार वोट दिया था, आज वो 31 से 32 साल हो रहे, क्योंकि 18, 19, 20, क्या उनको नौकरी मिली? और अगर नहीं दे सकते हैं तो मैं ये कहता हूं, आज जेडीयू के प्रवक्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी और हेमंत भाई, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, अगर कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता तो ये दिन आ गया कि आज अपनी आत्मा को जगाओ, आज अपने किरदार को जगाओ। लेकिन सवाल ये है ना कि आप दूसरे की आत्मा की जगाने की बात आप करते हैं। एक मिनट भाई, राज जी, दूसरे की आत्मा को जगाने की बात आप करते हैं। आपकी तरफ से तेजस्वी के प्रण के तौर पर मैनिफेस्टो जारी किया गया, कहा गया कि हम हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। उस पर सवाल उठा कि कहां से नौकरी देंगे, क्या है उसका रोड मैप? वो रोड मैप आप लोगों के पास नहीं था और जनता ने उसे सीरियसली लिया नहीं। जनता के इस मैंडेट को आप नहीं मानते हैं। हर चुनाव में इसी तरह का बयान आप देते हैं और जनता आपको नकारती है। हर चुनाव क्या इसी तरह से बेईमानी वाली का नतीजा होता है? अगर बेईमानी का नतीजा होता है तो फिर पश्चिम बंगाल में भी क्यों नहीं हो पाता, कर्नाटक में क्यों नहीं हो पाता, फिर हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया? सवाल तो ये भी उठते हैं ना, जहां आप हारते हैं वहां इस तरह के सवाल उठाने लगते हैं। आनंद भाई, बस यहाँ पे एक विडंबना है कि सवाल बीजेपी से होता है और जवाब एंकर देता है। नहीं, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, पूछा गया, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं जो उस तरफ से राज जी जो उस तरफ से सवाल उठते हैं आप लोगों के बयान पर, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। मैं इसका जवाब भी देता हूं। जो विपक्ष करता है, विपक्ष का एक सवाल है, आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है में काबिज है,
उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता? अब इसका जवाब पूछ लो। तो आप लोगों की तरफ से शिकायत क्यों नहीं की जाती? कोर्ट में आप लोग क्यों नहीं जाते? इस चुनाव में आपके 243 विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का या महागठबंधन कहें, उनके पोलिंग एजेंट होंगे, वो बूथ पर होंगे। उन लोगों ने कोई भी शिकायत क्यों नहीं अब तक दर्ज कराई? 45 दिन का समय होता है, अभी भी समय है। आप टेलीविजन पर तो बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, लोगों के बीच सवाल उठाते हैं, लेकिन वहां पर आप सवाल नहीं उठाते। आनंद भाई, एक और बात कहना चाहता हूं। कोई भी इस हिंदुस्तान में पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जेडीयू हो, जितनी भी पार्टियां वो जो एजेंट बनते हैं ना, कोई भी हो तो कोई मेरे जैसे ब्लंटली नहीं बोल पाएगा कोई। वो सब उसी में लगे होते हैं, दरोगा जी आए, इनको दो चाय, उनका कोई नहीं चेक करता, कोई कुछ। ये सब बेकार की बात है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ एक बात पे जानना चाहता हूँ, मुझे एक बात का जवाब आपसे नहीं चाहिए, और मुतमईन हूं कि आप ही दोगे, चंद्रभूषण भाई नहीं देंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी? सोमवार को इलेक्शन था और फ्राइडे को आप 10 से 15 लाख औरतों को, महिलाओं को 10-10 हजार देते हो। 1,51,00,000 को आपका टारगेट था, बचा ही क्या? अब क्या हुआ पता क्या हुआ? 10,000 चंद्रभूषण भाई, मतलब चंद्रभूषण भाई की रिश्तेदार को मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये सवाल जो है इसका जवाब हम लेंगे। और हमारे साथ चंद्रभूषण जी भी हैं, और राज शर्मा जी का जो सवाल है उसका विनीत तिवारी जी भी जवाब देंगे, जेडीयू के। विनीत जी, हम आपके पास लौटेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। तो विनीत जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में आज सरकार का गठन हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण हुआ, और इस सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, जो जनता की आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने की आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। विनीत तिवारी जी, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के। राज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। और हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत तिवारी जी, राज शर्मा जी ने, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ब्रेक से पहले जो चर्चा हुई उसमें बड़े ही आरोप आप लोगों के ऊपर, यानी कि एनडीए गठबंधन के ऊपर लगाया। चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया, गलत ढंग से जीतने का भी आरोप लगाया, और इस सरकार के गठन पर भी सवाल खड़ा किया। जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, बात यह है कि इन्होंने राजकुमार शर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जनता के जनादेश को छोटा बोला, बिहार की जनता को छोटा बोला, और जो है ये बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं ना कि खरबूजा देख करके खरबूजा रंग बदलता है, जंगल राज के साथ क्या आ गई है, इनकी भाषा भी जंगली हो गई कि जनता के जनादेश को ये छोटा बोल रहे हैं। और रही बात जो 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि वोट खरीदा गया, तो भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि ये योजना, महिला रोजगार योजना की प्लानिंग साल भर से चल रही थी, और एक आवेदन मांगा गया, और जिन महिलाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया उसको कंसल्टेंसी की फीस दी गई, तो वो क्यों नहीं देगी सरकार? हम आज से डिलीवर नहीं कर रहे हैं जनता के बीच में, हम 2005 से डिलीवर कर रहे हैं बिहार की जनता के बीच में। और आप भी तो दिल्ली में बड़े लुभावने वादे किए थे, आप भी तो 30-30 हजार देने की बात किए थे। वो 30,000 क्या था? वो किसका पैसा था? इटली से आता क्या, या जनता का पैसा था? आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनता का जनादेश छोटा, ये भाषा है आपकी। आप बिहार की जनता को छोटा बोलेंगे,
और बिहार में आप साफ हो गए। जो आज नीतीश इसी कुमार भाषा ने ने जो आपको बयान बिहार दिया था से साफ सदन कर में, दिया है। क्या उसको अपने घर में दोहरा दोगे? सीट बची है, किसी रिश्तेदार की शादी में दोहरा दोगे? अगर दोहरा दोगे तो मैं गलत हूँ। ये भी आप अगर दोहरा सकते हो ये कह देना तो मैं गलत हूँ। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पहले अरे भाई बंद मुझे करें। एक बात बताओ और यार, बिहार की जनता भैया को क्या जो बात कर रहे आपने हो? बोला उसके लिए नीतीश कुमार क्षमा जी ने तो मांगे। बयान दिया था ये तो बिहार की लड़कियों जनता के कांग्रेस उसमें, को कभी क्या नहीं आप अपनी माफ किसी करेगी। रिश्तेदार की शादी इस में तरह की भाषा बयान का दोहरा प्रयोग कर सकते रहे हो? हैं। अपने और घर में नीतीश दोहरा जी सकते की हो? तुलना आप जो कर चुट्टे से कर रहे हैं, जिस पर की एक दाग नहीं, जमानत पे घूमने वाले नीतीश कुमार पे उंगली उठाएंगे। अरे पहले अपनी जमानत पे घूमने वालों अपने गिरेबान में झांक के देखो। नीतीश विनीत जी, कुमार अब पे इस बड़ी जीत का प्रेशर भी तो जनता दल यूनाइटेड या इस एनडीए की सरकार पर होगी। क्या पूछा आपने? इस जीत आवाज इको कर रही है आपकी। इस बड़ी जीत का प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि जनता की आकांक्षाएं पूरी करनी है। बड़ी चुनौती एक है रोजगार के क्षेत्र में, और रोजगार के लिए आपको इंडस्ट्री यहां पर लगाना है, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, जनता ने जनादेश दिया, हमारे गठबंधन दल ने जो हमारे नेता पे विश्वास जताया, तो अब हम अब जो है किसी चीज में नहीं लगे हैं। हमने जो जनता से वादा किया है, हमको मंत्रिमंडल विस्तार में हमें नहीं लगना है, न हमको उसके बारे में सोचना है। अब हम जनता से जो वादा किए हैं, हमको उसको डिलीवर करने पे हम लगे हुए हैं कि हम जल्द से जल्द कैसे जो है बिहार की जो और कमियां रह गई हैं रोजगार के मामले में, पलायन के मामले में, अब हमको उस पर काम करना है। और हमारे नेता उसी का रोड मैप तैयार कर चुके हैं, जिसको वो अब लागू करेंगे। और कुछ सालों में आपको देखने को नजर आ जाएगा कि हाँ, बिहार कहां से कहां पहुंच रहा है। चंद्रभूषण जी, सवाल अब यह है कि जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे विनीत जी से, कि चुनौतियां हैं, आपको क्या लग रहा है इस सरकार के सामने बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि रोजगार की बात 2020 में भी हुई थी, पलायन का मुद्दा 2020 में भी उठा था, 2025 में भी ये दोनों मुद्दे हावी रहे, उठते रहे, और आप लोगों ने भी लोगों से वादा किया है कि हम रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार का सृजन तो तभी होगा जब इंडस्ट्रीज होंगे। झारखंड के गठन के बाद बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं रही, और उसका खामियाजा अब तक बिहार को भुगतना पड़ रहा है, और शायद इसीलिए पलायन भी हो रहा है, नौकरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो जिस हालत में इन विपक्ष की पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान, आप देखिए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 30-35 वर्षों से क्यों गायब। इन्होंने इन प्रदेशों को इस तरह से देख रखा था कि यहाँ के लोगों को राजनीति में लाओ, लेकिन ना इनको विकास में लाओ, ना इनको स्वरोजगार में लगाओ। देखिए, ये जो बिहार की स्थिति है, पहले बहुत कुछ सोचा जाता था, लेकिन आज देश भर के लोग, बिजनेसमैन बिहार की तरफ आ रहे हैं। विश्वास पैदा हुआ है। उनको किस पर विश्वास हुआ है? नीतीश जी पर, मोदी जी पर। जब नीतीश जी पर और मोदी जी पर जनता विश्वास कर रही है, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार आएंगे। और जो वहां का माहौल बदला है, वहां की सड़कें, वहां की व्यवस्थाएं, वहां के आम लोगों का रुख, देखिए, कोई भी व्यवस्था बनाने के लिए, कोई भी संस्कृति बनाने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को अपने में ढालना पड़ता है। कांग्रेस आज जिन सवालों के लिए सवाल उठा रही है, जिन बातों के लिए, ये लोग कभी जनता के बीच में जाकर काम नहीं करना चाहते। ये केवल बैसाखी पकड़कर राजनीति करते हैं, और जब इनको ये लगता है कि ये बैसाखी काम नहीं करेगी, तो उससे भी झगड़ा करने लगते हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा आप, ये इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे के सिर फुटव्वल करेगा। ममता जी राहुल जी को, अखिलेश जी राहुल जी को, ये लोग आपस में, देखिए, बिहार के चुनाव के बाद इस देश की परिस्थिति बदल चुकी है, और आने वाले दिनों में ये जो इंडी गठबंधन है, ये कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन बिहार की परिस्थिति बदलेगी ना। सबसे बुरा हाल होने वाला है। जिस प्रकार ये मछली पकड़ रहे थे, ये अब एक दूसरे की पार्टियां पकड़ने की तरफ भागेंगे, और ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये कांग्रेस से दूरी बना लेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं
कि कांग्रेस को जनता के बीच में जाना चाहिए, कार्यकर्ता खड़ा करना चाहिए, संगठन में काम ध्यान देना चाहिए। न इनके पास सोच है, न संगठन है। हाँ, राहुल गांधी जी को कुछ ऐसी चीजें बता दी जाती हैं जिसका उनको कुछ नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, देश में, लेकिन हम ठीक बिहार है, में आप कहा सजेशन दे रहे हैं कांग्रेस को और आप लोग देते रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि परिस्थितियों के बारे में आप कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव ने देश की परिस्थिति को बदला है। बिहार की परिस्थिति को बदला है या नहीं, और बदलेगा या नहीं? नहीं, ये देखिए, जब बिहार की परिस्थिति बदलेगी, आज बिहार की तरफ लोग आएंगे कि वहां संसाधन है, वहां पर फैक्ट्रियां लगाने का माहौल बनेगा, ठीक सुशासन व्यवस्था बनेगी, सड़कें अच्छी बन चुकी है वहां पर। तो जब सुविधा इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगी, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो देश की नजर जिस प्रकार आज बिहार की तरफ देश देख रहा है, कल देश बिहार की तरफ देखेगा, विकास की तरफ। विकास की धारा बिहार से निकलेगी और बिहार बहुत समृद्ध प्रदेश बनेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में दूसरे प्रदेश हैं। आज उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, कोई भी प्रदेश ले लीजिए जहां पर हमारी सरकारें हैं, वहां के जनता और लोगों में जिस प्रकार का माहौल है, आने वाले दिनों में बिहार में और अच्छा माहौल आपको दिखाई देगा। हेमंत गुप्ता जी, परिस्थितियों में कितना बदलाव आएगा, क्योंकि बड़ी चुनौती है सामने रोजगार की और पलायन को रोकने की? विजय जी, देखिए, केंद्र सरकार चूंकि बिहार सरकार की जीत पर बहुत खुश है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट मिल रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि फंड की व्यवस्था होगी और कई प्रोग्राम से आगे आएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर जो कांग्रेस की जो हार हुई है उसका मुख्य कारण क्या था। देखिए, कांग्रेस की हार में अभी इनके राज्यसभा के सदस्य जो हैं अखिलेश जी, उन्होंने भी बयान दे दिया कि भाई हमारे मुख्य का हार का कारण तेजस्वी यादव है, और उनके चाणक्य संजय यादव के ऊपर उन्होंने छोड़ा है कि भाई उनके कारण हमारा ये हार हुआ। दूसरा बात, उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लूर पर भी चित्रा फोड़ा। उन्होंने कहा कि हम फ्रेंडली फाइट में कई जगह हम लोग सामने मुकाबला कर रहे थे, तो इसके वजह से हम हार गए। तो कई आपसी बातें हैं जिसको कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा कि जो आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। बात तो सही कहा इन्होंने कि भाई संगठन बहुत कमजोर हो गई है, इनकी मुद्दे नहीं रह गए हैं। आप एसआईआर का मुद्दा लेकर के पब्लिक के बीच में गए, लेकिन एक भी केस आप नहीं किए, एक भी एफिडेविट आपने नहीं दिया। आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा भी कोर्ट के सामने कि भाई क्या इस पर केस हो सकती है कि नहीं, तो कोर्ट ने आपको बताया कि भाई डायरेक्ट आप केस नहीं कर सकते। आप संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत सीधे सीधे आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर केस नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं है करने का, क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक डोमेन में जाकर के देश की चुनाव के देश की समरूपता को ध्यान में रखते हुए लोगों का चुनाव किया जा रहा है कि जो देश के मतदाता है उन्हीं को इस पर लाया जाए। तो जो भी त्रुटियां हैं अगर हुई है इसको, तो वो इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, वो इसको करती है। तो कांग्रेस को ये ध्यान देना होगा, उनके अलायंस को ये ध्यान देना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर हम जनता को भटका रहे थे, हम उसमें सक्सेस हुए कि नहीं। आप कहीं सक्सेस नहीं हुए, आपके मुद्दे स्टैंड नहीं कर पा रहे, आप लीगल तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ करें, तो पब्लिक जो डोमेन बनी है, जो विश्वास था कांग्रेस का आज 70 वर्षों से, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। तो कांग्रेस को फ्रेश अपनी एक कमेटी बनानी चाहिए और ये मंथन करना चाहिए कि हम हार किन मुद्दों पर हुआ। और देखिए, यही पार्टी आज देखिए जन स्वराज ने क्या कहा, प्रशांत भूषण ने क्या कहा कि नहीं हम हार जो हो गए लेकिन हम मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा हम हार गए, मंथन करेंगे। हालांकि उनके घर में भी फूट हो गई, उनके घर में भी उनकी बहन से उनका फूट हो गया। बहुत ऐसी बातें हैं जो हो रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गाज किस पर गिरने वाली है। तो गाज तो गिरेगी, नई सरकार बनेगी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे उन पर गाज गिरेगी। तो जहां जहां गाज गिरेगी वहां वहां विकास का मुद्दा सबसे सामने आएगा कि आखिर हम किन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
लेकिन काम की बात जहां तक है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि नीतीश कुमार के 20 ऐसे काम थे जो उनको शीर्ष पर लाया, और महिलाओं का जो विश्वास उन पर बढ़ा है, जिसकी वजह से महिलाएं 8% वोटर, समझिए टोटल वोट के 8% वोटर्स बढ़ गए। तो इसको लेकर के लोगों का जो विश्वास है वो इस सरकार के ऊपर कायम है, और नीतीश कुमार जी को इसी विश्वास के कारण पुनः मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया। ठीक है, राज शर्मा जी, आपको सजेशन तो दिए जा रहे हैं, पार्टी मंथन करती रही है हर चुनाव के नतीजे के बाद, और फिर उसे हार का सामना भी करना पड़ता रहा है। अब एक ये भी है कि जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो देश एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने का लक्ष्य ये सरकार लेकर चल रही है, और उस विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा करने में बिहार विकसित हो, विकसित बिहार हो, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस विकसित बिहार के रास्ते विपक्ष, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसकी क्या भूमिका होगी अब 6 विधायकों वाली इस पार्टी की? देखो, ये सब बेकार की बातें, इस पे कोई दमकम नहीं है। आप भी समझते हो, यहाँ पे हेमंत भाई भी समझते हैं, सब समझते हैं वहां पे बिहार पे क्या खेल हुआ। मैं आज एक बात को दावे से कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए जीता है, ये इनकी बर्बादी की ताबुक में पहली बार किल साबित हुई है। किसकी बर्बादी? हराएगी। किसकी बर्बादी? बात कर लिया करिए। आज मैं राज शर्मा जी, किसकी बर्बादी की बात आप कर रहे हैं? बीजेपी की, जेडीयू की या एनडीए की? क्या बोलते रहते हैं? अच्छा, मुझे पता ही नहीं होता। कांग्रेस के लिए ही बताइए। अरे चंद्रभूषण भाई, मेरी बात का जवाब दे दो। मेरी बात का जवाब दे दो। सुन लेते हैं चंद्रभूषण जी, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। जवाब दे दो। धरना नहीं देने आए। अरे मैं आपके पास आता हूँ चंद्रभूषण जी, आता हूँ। राज शर्मा जी अपनी बात कीजिए। अरे कुछ तो ऐसे नेताओं से सीखिए। शकील आज मैं अहमद मूड में ने नहीं हूँ। किसकी बात कही? आज मैं अनपढ़ों के संग बात करने में मूड में आके पहले मेरी बात सुन। नहीं, चंद्रभूषण जी सुन लीजिए, चंद्रभूषण जी सुन लीजिए बात, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ, उसका जवाब देने के लिए। कोई नहीं है। हाँ राज जी, मतलब दोनों मुख्यमंत्री 1,22,481 और 422 से जीतते। यार शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। और एक और बात सुनो चंद्रभूषण भाई, आप अपने आने वाले नौनिहालों की चिंता करो। भारतीय जनता आने वाले टाइम में पता क्या बात होगी, आपको लोग पत्थर मारा करेंगे। जब लोग कहेंगे कि चंद्रभूषण को पत्थर क्यों मार रहे, तो बच्चे पता क्या कहेंगे जो 12 साल के हो जाएंगे, वो कहेंगे जब देश को नेपाल में चंद्रभूषण जी, भारतीय जनता पार्टी उन देश के नौनिहालों को बर्बाद कर रही थी, तो ये इंडिया वॉइस में बैठकर राज शर्मा जी आपको एक चीज पता है, ये जब चुनाव हुआ और इस चुनाव में जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें से एक 2020 में जीती हुई सीट थी मुंगेर की जमालपुर में कांग्रेस जीती। करीब 70 के दशक के बाद उस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था 2020 में। 60 के दशक के बाद उस पूरे जिले में कांग्रेस की किसी एक सीट पर जीत हुई थी, जो आंकड़े आए थे। लेकिन उस जीती हुई सीट को आपने छोड़ दिया, आपने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया और आईआईपी की पार्टी को आपने वहां पर सीट दे दिया। तो इस तरह की तो कमियां आपके अंदर भी दिखाई दी। पूरे चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आधिकारिक तौर पर सीटों का ऐलान नहीं हुआ, बिना घोषणा के सिंबल बांटे जाते रहे, लोग नॉमिनेशन करते रहे, कंफ्यूजन की स्थिति रही। जो आप आगे थे, चुनाव की घोषणा के पहले आप बहुत क्लोज फाइट दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आते आते ऐसा लगा कि आप पीछे होते गए और एनडीए आगे होता गया। कई जगहों पर आप तो एक दूसरे से, अपने ही गठबंधन से लड़ते नजर आए। आनंद भाई देखिए, सारी बातों से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूं। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लेवल पे बड़ा साउंड व्यक्ति हूं। मैं प्रोडक्टिव सिटीजन अपने को समझता हूं। आप जो कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो मजबूरी हो रही होंगी जरूर। मुझे भी दुख है। वैसे तो मैं एक बात कहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी पार्टी की हार मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे गठबंधन की हार मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा नेता बहुत मेहनत करता है यार, बहुत मेहनत करता है, मगर ये राज शर्मा मेहनत नहीं करता है। अब मैं क्या कहूं और बताओ आपको, दुख है मुझे, बहुत दुख है, बहुत दुख है कि नेता सिर्फ हर प्रदेश में, राज्यसभा में तो जाना पसंद करता है मेरी पार्टी का नेता, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार बनना पसंद नहीं करता है।
मुझे किसी बात का डर नहीं है आनंद भाई। मेरी रोटी कोई पॉलिटिकल चीजों से नहीं चल रही, लेकिन जो आपने कहा ना, बस वो सत्य का। मैं कब तक डिफेंड करूंगा? मेरा नेता बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत। और दुनिया चाहती है, इस देश, ये दुनिया मतलब इंडिया की दुनिया में मतलब कह दो जिसका वोट भी नहीं, वो भी चाहती है कि मैं राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाऊं। बस मैं ही कहीं नाकामयाब हो जाता हूं। यही मेरी शर्म है, यही मेरी लज्जा है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं दुनिया में सच बोलूं, मेरी आवाज को मेरा बेटा सुन रहा है। मुझे एक ही बात का डर है कि मेरा बेटा और मेरी वाइफ कभी ये न कह दे कि मेरा बाप और मेरा पति दोगला इंसान है, मंचा वासा कर्मणा में सामंजस्य नहीं बैठालता। मैं जो बोलता हूं, जो सोचता हूं, जो करता हूं, उसमें सामंजस्य बैठालता हूं। अगर नीचे के नेता समझ जाएं, हमारे यहाँ एक गलत वो चलने लगा है, हेरा फेरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मगर मैं ये मानता हूं हेरा फेरी करती तो ये 160 जीतती, और बाकी जो 30-40 जितवा दी, वो कुछ हमारे नेताओं की नाकामयाबी रही। मैं ओपन होकर कहना पसंद करता हूं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस बार टीवी में बोलना। मैं इमोशनल व्यक्ति हूं, मैं सबको जानता हूं। हेमंत भाई मेरे हैं, चंद्रभूषण भाई मेरे हैं, विनीत भाई मेरे हैं, हम लोग एक जगह पे भाई हैं। सब लोग जो बात बोलते हैं कहीं पे सच बोलते हैं, मगर राहुल जी का साथ मैं ही नहीं दे पा रहा। ठीक है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपने बड़ी स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात को रखा है सबके सामने, कमियों के बारे में भी आपने कहा है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस नतीजे के और इस नई सरकार के गठन के दौरान आज जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसका किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, ये भी हम जरा समझेंगे आप लोगों से। एक छोटा सा ब्रेक। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।